कभी ऐसे किसी हालात के बारे में सोचिए जहां कोई वेब एप्लीकेशन बहुत धीरे चल रहा हो या अजीब तरह से काम कर रहा हो। मान लीजिए आप एक डेवलपर हैं और प्रोडक्शन सर्वर पर कोई एपीआई रिक्वेस्ट बार बार फेल हो रही है, लेकिन आपकी लोकल मशीन पर सब ठीक है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि समस्या कहाँ है? खासकर तब जब क्लाइंट और सर्वर के बीच का सारा डेटा HTTPS से एन्क्रिप्टेड हो। ये तो एक ब्लैक बॉक्स जैसा है ना? बिल्कुल। और आज की हमारी चर्चा का विषय यही ब्लैक बॉक्स खोलना है। हाँ, हमारे पास मास्टरिंग HTTPS डिक्रिप्शन एंड एनालिसिस इन वायरशार्क नाम की एक गाइड है और हम इसी के आधार पर यह समझने जा रहे हैं कि इस एन्क्रिप्टेड पर्दे के पीछे कैसे झांका जाए, और इसके लिए हम एक बहुत ही शक्तिशाली टूल वायरशार्क का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, और हमारा लक्ष्य सिर्फ ये बताना नहीं है कि इसे कैसे करें, हम ये समझना चाहते हैं कि ये क्यों जरूरी है। देखिए, आज के डिजिटल दौर में एन्क्रिप्शन सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है, पर यही एन्क्रिप्शन डेवलपर्स के लिए सिरदर्द बन जाता है। बिल्कुल, जब कुछ गलत हो जाता है तो यही सबसे बड़ा सिरदर्द बनता है। तो आज हम इस प्रक्रिया को सरल बनाएंगे, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझेंगे और सबसे जरूरी, हम उन नैतिक और कानूनी सीमाओं पर भी बात करेंगे जिन्हें कभी पार नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इसे डिक्रिप्ट करें, HTTPS असल में है क्या? मतलब HTTP तो हम सब जानते हैं, पर ये S इतना खास क्यों है? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक सादृश्य यानी एनालॉजी है। HTTP को एक पोस्ट कार्ड की तरह समझिए। अच्छा। आपने उस पर कुछ लिखा और भेज दिया। अब पोस्टमैन से लेकर हर कोई जो उसे हैंडल कर रहा है उसे पढ़ सकता है, कोई प्राइवेसी नहीं है। सही। अब HTTPS को एक सील्ड बंद, छेड़छाड़ रोधी लिफाफे की तरह सोचिए। संदेश अंदर बिल्कुल सुरक्षित है और इसे सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास सही चाबी हो। एकदम सही। ये S सिक्योर के लिए है और ये सुनिश्चित करता है कि आपका डेटा, चाहे वो पासवर्ड हो, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो या कोई निजी बातचीत, उसे बीच में कोई और ना पढ़ सके। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। तो अगर हमें मान लीजिए किसी खराबी को ठीक करने के लिए इस लिफाफे को खोलकर देखना है, तो हमें किन औजारों की जरूरत होगी? गाइड के अनुसार कुछ चीजें पहले से तैयार होनी चाहिए। सबसे पहले आपके सिस्टम पर वायरशार्क का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, आपके पास उस सर्वर तक कानूनी पहुंच होनी चाहिए जिसका ट्रैफिक आप एनालाइज करना चाहती हैं। और तीसरा, SSL TLS प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, इसकी थोड़ी बहुत बुनियादी समझ होनी चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि ये सब तैयार है। अब उस धीमी गति वाली एप्लीकेशन की समस्या पर वापस आते हैं। पहला कदम क्या होगा? पहला कदम सीधा है, डेटा कैप्चर करना। आप वायरशार्क खोलते हैं, सही नेटवर्क इंटरफेस चुनते हैं, जैसे आपका वाईफाई या इथरनेट अडेप्टर, और कैप्चर शुरू कर देते हैं। और फिर उस ऐप से इंटरैक्ट करते हैं ताकि वो समस्या वाला ट्रैफिक रिकॉर्ड हो जाए। हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए इंटरैक्ट करें और फिर कैप्चर रोक दें। अब आपके पास इनक्रिप्टेड डेटा का एक कच्चा ढेर है। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है ना? इस इनक्रिप्टेड डेटा को पढ़ने लायक बनाने के लिए हमें उस चाबी की जरूरत होगी। गाइड में सर्वर की प्राइवेट की का जिक्र है। ये क्या है और ये काम कैसे करती है? ये समझना बहुत दिलचस्प है। ये असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की एक बहुत ही खूबसूरत अवधारणा पर आधारित है। हर सर्वर के पास कीज का एक जोड़ा होता है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक और प्राइवेट? हाँ, पब्लिक की जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सर्वर सबको देता है। आपका ब्राउजर उस पब्लिक की का इस्तेमाल करके डेटा को एन्क्रिप्ट करता है, मतलब उस पर ताला लगाता है। अच्छा। लेकिन उस ताले को खोलने की चाबी यानी प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ सर्वर के पास गुप्त रूप से रखी होती है। तो पब्लिक की ताला लगाती है और प्राइवेट की उसे खोलती है। इसका मतलब अगर हमारे पास सर्वर की प्राइवेट की है तो हम वायरशार्क को वो की दे सकते हैं और वो हमारे लिए उस ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर देगा। सिद्धांत रूप में हाँ। आप वायरशार्क के सेटिंग्स में जाकर उस प्राइवेट की फाइल का पाथ दे देते हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो वो एन्क्रिप्टेड पैकेट्स अचानक पढ़ने लायक HTTP डेटा में बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है और यहीं पर ज्यादातर लोग आज के समय में फंस जाते हैं। अच्छा, वो क्या है? वो है परफेक्ट फॉरवर्ड सीक्रेसी या PFS। आजकल के ज्यादातर आधुनिक वेब सर्वर PFS का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक कनेक्शन के लिए एक बिल्कुल नई, अनोखी और अस्थायी सेशन की बनाई जाती है। हर एक कनेक्शन के लिए? हाँ, हर एक के लिए।
सर्वर की जो मेन प्राइवेट की है उसका इस्तेमाल सिर्फ उस शुरुआती हैंडशेक में होता है ताकि ये अस्थायी की सुरक्षित रूप से बन सके। एक बार सेशन खत्म हो जाने के बाद वो अस्थायी की नष्ट हो जाती है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि अगर पीएफएस इनेबल्ड है तो भले ही मेरे पास सर्वर की मास्टर प्राइवेट की हो, मैं बाद में रिकॉर्ड किए गए ट्रैफिक को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि असली की तो हर सेशन के लिए अलग थी और अब वो मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल सही, यही पीएफएस की खूबी है। अगर भविष्य में कभी सर्वर की प्राइवेट की लीक भी हो जाए तो पुराने रिकॉर्ड किए गए कम्युनिकेशन को कोई डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। ये सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन डिबगिंग के लिए एक दुस्वप्न है। मतलब सर्वर की प्राइवेट की वाला तरीका अब ज्यादातर मामलों में पुराना हो चुका है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर डेवलपर के हाथ बंद गए हैं तो वो डिबग कैसे करेगा? यहीं पर गाइड में बताया गया दूसरा तरीका काम आता होगा, है ना? प्री मास्टर सीक्रेट लॉगिंग। हाँ, और यही वो तरीका है जो आज के दौर में डेवलपर्स के लिए एक जीवन रक्षक है। प्री मास्टर सीक्रेट्स उन शुरुआती सीक्रेट्स में से एक है जिसका इस्तेमाल ब्राउज़र और सर्वर मिलके उस अस्थायी सेशन की को बनाने के लिए करते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आप अपने वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम या फायरफॉक्स को ये निर्देश दे सकते हैं कि वो इन सभी सेशन कीज को एक टेक्स्ट फाइल में लॉग कर दे। कमाल है। मतलब मैं सर्वर को छुए बिना ही अपने ही ब्राउज़र से कह सकता हूँ कि वो मुझे अपने गुप्त संदेशों की चाबियां दे दे। ये तो फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए एक सुपर पावर जैसा है। बिल्कुल। इसके लिए आपको अपना ब्राउज़र लॉन्च करने से पहले एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना होता है जिसका नाम है SSL की लॉग फाइल। SSL की लॉग फाइल। हाँ, आप इसे एक फाइल का पाथ देते हैं और उसके बाद ब्राउज़र जो भी HTTPS कनेक्शन बनाएगा उसकी सेशन कीज उस फाइल में लिखता जाएगा। और फिर वायरशार्क में जाकर बस उस लॉग फाइल का पाथ बताना है। बस, और वायरशार्क उस फाइल का इस्तेमाल करके आपके कैप्चर किए गए ट्रैफिक को मक्खन की तरह डिक्रिप्ट कर देता है, भले ही सर्वर PFS का इस्तेमाल कर रहा हो। ये समझ में आता है, ये बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ये जितना आसान सुनने में लग रहा है, मुझे यकीन है कि इसमें भी कुछ दिक्कतें आती होंगी। आमतौर पर लोग कहाँ गलती करते हैं? हाँ, कुछ आम समस्याएं हैं। सबसे पहली तो यही है कि लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल सही से सेट नहीं करते या ब्राउज़र को उसे सेट करने के बाद रीस्टार्ट करना भूल जाते हैं। अच्छा, ये हो सकता है। दूसरी समस्या वायरशार्क के वर्जन से जुड़ी हो सकती है। इंक्रिप्शन के तरीके, जिन्हें साइफर सूट्स कहते हैं, वो लगातार विकसित होते रहते हैं। अगर आपका वायरशार्क बहुत पुराना है तो हो सकता है कि वो आपके ब्राउज़र द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नए साइफर सूट को समझ ही ना पाए। तो हमेशा लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करना बेहतर है। हमेशा। और परफॉर्मेंस का क्या बहुत सारे डेटा को डिक्रिप्ट करने से कंप्यूटर धीमा नहीं हो जाता? हाँ, ये एक ज़रूरी बात है। डिक्रिप्शन एक संसाधन गहन प्रक्रिया है। मतलब ये आपके CPU का काफ़ी इस्तेमाल करती है। अगर आप कुछ मिनटों का ट्रैफिक कैप्चर कर रहे हैं तो शायद आपको ज़्यादा फर्क महसूस ना हो। लेकिन अगर घंटों का डेटा हो तो आपका सिस्टम धीमा हो सकता है। इसीलिए बेहतर यही है कि सिर्फ ज़रूरत के समय ही कैप्चर करें और जितना हो सके फिल्टर लगाकर सिर्फ काम के ट्रैफिक पर ध्यान दें। ये सब तकनीकी रूप से बहुत आकर्षक है, लेकिन अब उस कमरे में जलते हैं जहां हाथी बैठा है, नैतिकता और कानून। हमारे पास अब एक ऐसी क्षमता है जिससे हम किसी का भी एन्क्रिप्टेड डेटा देख सकते हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये क्षमता एक दोधारी तलवार है। एक तरफ ये एक शानदार डायग्नोस्टिक टूल है। मुझे याद है एक बार मैं एक अजीब बग को ठीक करने में 2 दिन से लगी हुई थी। API कॉल कभी-कभी रहस्यमयी तरीके से फेल हो जाती थी। अंत में मैंने HTTP ट्रैफिक को डिक्रिप्ट किया और पाया कि समस्या सिर्फ एक गलत HTTP हेडर के कारण थी जो एक खास परिस्थिति में ही भेजा जा रहा था। और अगर ये टूल नहीं होता तो शायद और कई दिन लग जाते। अगर मैंने ये पहले किया होता तो मेरे 48 घंटे बच जाते। और तलवार की दूसरी धार क्या है? दूसरी धार है गोपनीयता का हनन। इस तकनीक का इस्तेमाल हमेशा, और मैं इस पे जोर देना चाहती हूँ, हमेशा नैतिक और कानूनी रूप से किया जाना चाहिए। मतलब सिर्फ उसी ट्रैफिक को डिक्रिप्ट करें जैसे देखने का अधिकार हो। स्पष्ट अधिकार हो। इसका मतलब है या तो वो आपका अपना ट्रैफिक हो या आप एक कंपनी के नेटवर्क एडमिन हैं और कंपनी की स्पष्ट पॉलिसी के तहत समस्या निवारण के लिए ऐसा कर रहे हैं। यहीं पर मामला थोड़ा धुंधला हो जाता है। मान लीजिए मैं एक कंपनी में नेटवर्क एडमिन हूं और मुझे किसी कर्मचारी के लैपटॉप से अजीब या संदिग्ध ट्रैफिक दिखाई देता है।
क्या मेरे पास उसे डिक्रिप्ट करने का अधिकार है? यहाँ सीमा रेखा कहाँ है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब कंपनी की नीतियों और स्थानीय कानूनों पर निर्भर करता है। ज्यादातर कंपनियों में कर्मचारियों से एक एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि कंपनी नेटवर्क की निगरानी कर सकती है। हाँ, अगर ऐसी पॉलिसी है और आपका इरादा सिर्फ सुरक्षा की जांच या समस्या का समाधान करना है, तो आप शायद सही हैं। लेकिन अगर आपकी मंशा किसी की जासूसी करना है, तो आप कानूनी मुश्किल में पड़ सकते हैं। सीमा रेखा इरादे और अनुमति से बनती है। इरादा और अनुमति, क्या आप नेटवर्क को सुरक्षित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं या किसी की निजी जानकारी जानने के लिए? बिल्कुल। ये भी एक सवाल खड़ा करता है। SSL की लॉक फाइल सेट करना थोड़ा असुरक्षित नहीं लगता? अगर मेरे कंप्यूटर पर कोई मैलवेयर है, तो क्या वो उस लॉक फाइल को पढ़कर मेरा सारा एन्क्रिप्टेड डेटा नहीं देख सकता? आपका संदेह बिल्कुल सही है। ये एक जोखिम है। इसीलिए ये एक डीबगिंग टूल है जिसे आपको रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए हमेशा ऑन नहीं रखना चाहिए। मतलब काम खत्म, टूल बंद। हाँ, आप इसे तभी अनेबल करें जब आप सक्रिय रूप से कुछ डीबग कर रही हों, और काम खत्म होते ही इसे डिसेबल कर दें और लॉग फाइल को डिलीट कर दें। ये वैसा ही है जैसे एक मैकेनिक कार का बोनेट खोलकर काम करता है। काम खत्म होने के बाद वो उसे बंद कर देता है। आप हमेशा खुले बोनेट के साथ गाड़ी नहीं चलाते। बहुत सही उदाहरण है। तो आज हमने इस पूरी जटिल प्रक्रिया को काफी गहराई से समझा। हमने HTTPS के महत्व को उस पोस्टकार्ड और लिफाफे की एनालॉजी से समझा। फिर हमने देखा कि कैसे परफेक्ट फॉरवर्ड सीक्रेसी यानी PFS ने पुराने प्राइवेट की वाले तरीके को लगभग बेकार कर दिया है, और कैसे SSL की लॉग फाइल आज के डेवलपर्स के लिए असली समाधान है। बिल्कुल। मुख्य बात यह है कि यह एक असाधारण रूप से उपयोगी उपकरण है। जब कुछ टूट जाता है तो ये आपको क्यों का पता लगाने में मदद कर सकता है, लेकिन यह शक्ति बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, हैकिंग टूल नहीं। एकदम सही। इसका इस्तेमाल हमेशा कानूनी और नैतिक सीमाओं के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। जैसे जैसे हमारी दुनिया में अधिक से अधिक डिवाइस हमारे घरों से लेकर हमारी कारों तक इंटरनेट से जुड़ रहे हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग कर रहे हैं, उन प्रणालियों को बनाने और सुरक्षित करने वाले लोगों के लिए इस तरह के डायग्नोस्टिक उपकरण और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम उपयोगकर्ताओं के लिए अटूट गोपनीयता की आवश्यकता और डेवलपर्स तथा सुरक्षा विश्लेषकों के लिए पारदर्शिता और निदान की आवश्यकता के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। यह एक ऐसा विचार है जिस पर भविष्य में हमें और भी मंथन करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये लड़ाई सिक्योरिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी के बीच हमेशा चलती रहेगी।